नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की भूगोल का लेसन नंबर 1 संसाधन एवं विकास। सबसे पहले देखते हैं कि संसाधन का क्या अर्थ होता है। कि अगर हम किसी भी लेसन या किसी क्वेश्चन या किसी पर्सन के अर्थ को समझ लें कि पर्सन क्या कहना चाह रहा है या कि लेसन क्या कहना चाह रहा है, उसके अर्थ को समझ लें तो हमारे लिए उस लेसन को या उस पाठ को समझना एकदम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संसाधन एवं विकास। तो संसाधन का क्या अर्थ होता है। तो आइए हम देखते हैं संसाधन क्या है, इसका क्या अर्थ होता है। कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जिसे हम उपयोग कर सकते हैं तथा उपयोग के लिए तकनीकी या टेक्नोलॉजी उपलब्ध है तथा जो आर्थिक रूप से संभव हो वह सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो वह संसाधन कहलाता है। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या होता है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जिसका जो हमारी आवश्यकताओं को, जो भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति करती है तथा जिसको उपयोग करने के लिए हमारे पास तकनीकी टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी उपलब्ध है तथा जिसको उपयोग करने के लिए वो आर्थिक रूप से संभव हो, यानी कि जिस चीज़ को हम प्रयोग करने चाह रहे हैं, जिस संसाधन को उपयोग करने चाह रहे हैं वो हमारे लिए हम खरीदने के लिए हम कैपेसिटी हो। ऐसा नहीं कि मान लो हमारी कैपेसिटी 100 रुपये के और वो संसाधन है 1000 रुपये का, तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं हो सकता है। इसका अर्थ यहाँ क्या होता है कि वो संसाधन हमारे लिए जो संसाधन का उपयोग करना चाह रहे हैं वो आर्थिक रूप से भी हमारे लिए सक्षम हो, जिसको हम खरीद सकें, यानी कि हमारे वो बजट के अंदर हो। तथा सांस्कृतिक अर्थ होता है कि जो संसाधन जिसका हम उपयोग कर रहे हैं अपने विकास के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने परिवार या समाज के विकास के लिए, वो समाज में स्वीकार्य हो। स्वीकार्य अर्थ होता है कि ऐसा नहीं कि हम अपने विकास के लिए या आर्थिक विकास के लिए, समाज या देश के विकास के लिए गलत संसाधन उपयोग करें, ऐसा नहीं। यानी कि सांस्कृतिक रूप से समाज उसको एक्सेप्ट करे, हाँ भी ये सही काम कर रहा है, फिर लिए सही काम है। तो यहाँ पर अर्थ होता है संसाधन विकास का। संसाधन का यह अर्थ होता है, यहाँ हमने संसाधन के अर्थ को समझने में प्रयास किया है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, बहुत सिंपल सी बात है कि जो संसाधन जो पर्यावरण में प्रत्येक वस्तु जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, और जैसे कि और कोई अन्य कोई पदार्थ है, चाहे घर लगा लो, गाड़ी, चाहे कोई भी वस्तु लगा लो, जो हमारी आवश्यकता, जो बेसिक आवश्यकताओं को पूर्ति करे वही संसाधन है। नॉर्मल सी बात, इसका अर्थ ये है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत तो है नहीं। संसाधन के प्रकार, सबसे पहले मैंने संसाधन के अर्थ को समझा। अब देखते हैं संसाधन कितने प्रकार के होते हैं या संसाधन कितने भागों में बांटा गया है। संसाधन मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो ये 4 भाग कौन कौन से, इनको देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले संसाधन नंबर 1, सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है जैव संसाधन, एक होता है अजैव संसाधन। सबसे पहले देखते हैं जैव संसाधन क्या होता है। जैव संसाधन का बेसिक अर्थ होता है वे संसाधन जिनमें प्राण या जीवन निहित होता है, जैसे कि पेड़, पशु, पक्षी, मानव, ये सब जीवित संसाधन है। यानी इनके अंदर क्या होती है, जान या प्राण या जीवन निहित होता है। इसका उल्टा होता है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन का बेसिक अर्थ होता है वे संसाधन जिनके अंदर प्राण या जीवन निहित नहीं होता, जैसे कि पहाड़ है, पत्थर है, चट्टान, ये सब संसाधन क्या संसाधन, अजैव संसाधन है। यानी इनके अंदर इनको किसी वस्तु से मारो तुम्हें दर्द नहीं होता। अगर इसके उल्टा पेड़ या पशु पक्षी मानव को मारेंगे तो उसके खून निकल जाएगा। लेकिन जो अजैव संसाधन में प्राण या जीवन निहित नहीं होता है उनके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे कि होता है पहाड़ लगा लो, पत्थर, ठीक है, चट्टान हो जाती है आदि, ETC लिख सकते हो। उसके बाद नंबर 2 पे आता है उत्पत्ति का आधार पर संसाधन। उत्पत्ति का आधार पर हो गया, हम देखते हैं
समाप्यता के आधार पर। समाप्यता का साधारण सा अर्थ होता है वे संसाधन जो समय के साथ समाप्त हो जाएंगे या कुछ संसाधन ऐसे जो समाप्त नहीं होंगे। तो इनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है समाप्यता के आधार संसाधन होंगे। एक तो ये संसाधन जो नवीकरण होते हैं, नवीकरण संसाधन। नवीकरण संसाधन क्या होता है? वे संसाधन जिनको टेक्नोलॉजी की सहायता से वापस बनाया जा सकता है, जैसे कि सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये संसाधन क्या है, या जल ऊर्जा। ठीक है, तो ये संसाधन क्या है? नवीकरण संसाधन। ये संसाधन ऐसे हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होंगे। सौर ऊर्जा क्या है? जब तक सूरज की रोशनी रहेगी जब तक रहेगा वो। ऐसे पवन है, जब तक हवा चलेगी वो जो टर्बाइन होता है जो आपने कभी देखा हो पहाड़ों पे, तो ऐसा होता है कुछ, वो 3 डंडी होती है उसमें, वो एक पंखा से घूमता रहता है, तो वो होता है टर्बाइनर, वो घूमता रहता है। तो उससे क्या है, जब तक हवा चलेगी जब तक बिजली बनती रहेगी। तो ये कैसे नवीकरण संसाधन, इनको हम वापस रिसाइकल करके या टेक्नोलॉजी की सहायता से, तकनीक की सहायता से हम बना सकते हैं। उसके बाद आता है अनवीकरण संसाधन। अनवीकरण संसाधन क्या होते हैं? आप देखते हैं अनवीकरण संसाधन। अनवीकरण संसाधन। अब अनवीकरण संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जिनको हम टेक्नोलॉजी या तकनीकी की सहायता से बना दे सकते हैं। जैसे कौन कौन संसाधन होते हैं? जैसे कोयला है, या पानी है, या पेट्रोलियम होता है जिसको बोलते हैं। तो ये संसाधन क्या संसाधन? ये संसाधन अनवीकरण संसाधन, यानी कि ये समय के साथ धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। तो इनको क्या है, हम टेक्नोलॉजी या तकनीकी की सहायता से वापस नहीं बना सकते। जैसे कोयला है, पानी है, या पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम भारत में मुश्किल से कुछ 2-3 जगह मिलता है, जैसे असम में, या कुछ गुजरात में एक स्थान है, कुछ एक राजस्थान में भी है। तो क्या है, पेट्रोलियम पूरे भारत में 2-3 जगह मिलता है, जिस कारण भारत को पेट्रोल भारत देशों से आयात करना पड़ता है। जैसे कि ये सऊदी अरब हो गया, इन देशों से आयात करना पड़ता है। ऐसे कि पानी है, अब पानी की मात्रा राजस्थान जैसे इलाकों में बहुत कम है, झारखंड हो गया, इन इन क्षेत्रों में पानी की मात्रा बहुत कम है। कोयला मात्र पूरे भारत में कुछ 2-3 राज्यों में पाया जाता है, जैसे उड़ीसा हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में कोयला पाया जाता है। तो ये संसाधन कैसे संसाधन? ये संसाधन अनवीकरण संसाधन, इनको हम टेक्नोलॉजी या कोई भी तकनीकी के माध्यम से द्वारा नहीं बना सकते। अगर ये समाप्त हो गए तो ये समाप्ति हो जाएंगे, तो इसलिए इनको बचाना भी बहुत जरूरी है। नंबर 3 देखते हैं, स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व का अर्थ होता है ऑनरशिप, यानी कि मालिक। तो इन संसाधनों को कितने भागों में बांटे गए? इनको लगभग 3-4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि एक संसाधन तो होता है निजी संसाधन किसे कहते हैं? जो किसी व्यक्ति का पर्सनल हो या प्राइवेट हो। जैसे कि क्या हो सकता है? जैसे किसी व्यक्ति का घर हो सकता है, ठीक है, उसका होटल हो सकता है, ठीक है, या उसका खेत हो सकता है, उसका प्लाट हो सकता है, उसका फार्म हाउस हो सकता है। तो ये चीज़ क्या है? ये निजी संसाधन, यानी कि प्राइवेट संसाधन, ये उस व्यक्ति की निजी है। इन पर किसी सरकार का, किसी समुदाय का या किसी अन्य व्यक्ति का कोई हक नहीं होता है। तो ये संसाधन होते हैं निजी संसाधन। इसी का ही दूसरा पार्ट है सामुदायिक संसाधन। अब सामूहिक संसाधन क्या होता है? वे संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति, यानी कि किसी पर्सनल व्यक्ति का हक नहीं होकर कि पूरे समाज या संपूर्ण समाज का हक होता है। जैसे कि क्या होता है, हो सकता है जैसे तालाब है, ठीक है, और जैसे कि गांव की चारागाह होती है,
ठीक है, पार्क हो सकता है। तो ये क्या है, एक शमशान है जैसे कि, तो ये क्या है, ये संसाधन है, ये संसाधन सामुदायिक संसाधन है, ये चौपाल गाँव की। तो ये संसाधन क्या होते हैं, सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक एक नाम से स्पष्ट होता है, समुदाय, सामुदायिक यानी कि किसी समुदाय का, एक पर्सनल व्यक्ति के ना होकर एक संपूर्ण समुदाय का, संपूर्ण समाज का होता है, जिस जगह पर या जिस वस्तु पर, वो उसे बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। एक तो होता है तालाब। अब तालाब किसी एक व्यक्ति का थोड़ी हो सकता है, मान लो तो किसी गांव का तालाब है, या गांव में एक तालाब या जोहड़ तो होते ही हैं, तो वो क्या एक व्यक्ति का नहीं होता, वो उस पर पूरे समाज का या पूरे गांव के लोगों का समान रूप से होता है। जैसे कि चारागाह क्या होता है कि ये मोस्टली जो गांव एरिया उनमें देखने को मिलते हैं चारागाह, जो गांव के लिए कुछ जगह छोड़ी जाती है गांव के पशु चरने के लिए, वो होती है चारागाह। इसमें क्या है, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी एक व्यक्ति के उस जगह में पशु चरेंगे, तो उसमें क्या है कि पूरे गांव के पशु चर सकते हैं उसको, ठीक है। पार्क होता है, शमशान होता है। अब ऐसा तो है नहीं इस शमशान में कि भाई इसमें तो भाई मेरे पिताजी या मेरे कोई भी रिलेटिव उसी का ही क्रियाक्रम होगा, तो इसमें क्या है, वो शमशान ये क्या है कि किसी का निजी संपत्ति नहीं होती, ये पूरे समुदाय, पूरे समाज का समान रूप से होता है। उसके बाद चौपाल, जिसको हम चौपाड़ी बोल सकते हैं, तो ऐसे क्या है, ये भी एक सामुदायिक संसाधन है। उसके बाद आता है इसी का ही पार्ट नंबर 3, राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिस पर संपूर्ण देश का हक होता है। ऐसा नहीं किसी पर्सनल राज्य का, मान लीजिए हरियाणा का हक हो या पंजाब का या राजस्थान, ऐसा नहीं, इसमें संपूर्ण देश का हक होता है, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। जैसे कि रेल लाइन है, रेलवे है, वो किसी राज्य की थोड़ी है, वो सब संपूर्ण देश का हक है। रेलवे होगी जैसे कि, ठीक है। उसके बाद हो जाते नेशनल हाईवे हो जाते हैं, नेशनल हाईवे हो गए, या जैसे कि ऐतिहासिक इमारत होगी, जैसे कि ताजमहल हो गया, या दिल्ली का लाल किला हो गया, ठीक है। ये ऐसे क्या है, ये सब राष्ट्रीय संसाधन है। इस पर किसी एक राज्य का या किसी राज्य सरकार का हक नहीं होता, उस पर क्या होता है कि संपूर्ण देश का हक समान रूप से होता है, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। अब इसके बाद नंबर 4 पे आता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अब अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन जिस पर किसी एक कंट्री या किसी एक देश का हक नहीं होता, सभी देशों का हक होता है, उसको बोलते हैं हम राष्ट्रीय संसाधन। जैसे कि अभी अगर ऐसे इस बात को ऐसा समझे कि जैसे कि जो ये वाला हिस्सा भारत का, नीचे वाला हिस्सा जिसको हम दक्षिण इंडिया बोलते हैं, इस साइड तमिलनाडु केरल वगैरह है, तो जो इधर से इस लाइन से 200 किलोमीटर एरिया है, वो तो एरिया भारत का कहलाएगा, यानी इस लाइन तक 200 किलोमीटर। इसके बाद जो एरिया बचता है उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र। उस पर क्या, इस पर किसी एक देश का हक नहीं होता है, इस पर क्या है, संपूर्ण जितने देश कंट्री उन पर सभी का समान रूप से होता है। लेकिन अगर इस 200 किलोमीटर एरिया के अंदर, कोई भी वस्तु पाती, समंदर के अंदर कोई पदार्थ, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, कोई भी पदार्थ, या जैसे कि हम मछुआरा निकालते हैं, उस पर इसी देश का हक होता है। जैसे कि इंडिया, तो इस 200 किलोमीटर एरिया के अंदर हक किसका होगा, वो केवल इंडिया का होगा, किसी अन्य देश का हक नहीं होता। लेकिन अगर 200 किलोमीटर से आगे कोई वस्तु मिलती है, कोयला, पेट्रोलियम या मच्छी या कोई भी अन्य वस्तु, उस पर सभी देशों का हक होता है। यानी कि इससे यूँ समझ सकते हैं कि जो देश, मान लो इंडिया के पास, फिर नीचे श्रीलंका है, ठीक है, फिर इस साइड चाइना, ये चाइना हो गया, ये फिर बांग्लादेश हो गया, ठीक है, तो इन देशों को समान रूप से इनमें बंटवारा कर दिया जाता है। तो इससे क्या है कि वे वस्तु जिस पर किसी एक कंट्री या किसी एक देश का हक नहीं होकर किसी
यानी कि सभी देशों का हक हो, तो उसका संसाधन कहलाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। नंबर 4 पे देखते हैं विकास के आधार पर संसाधन, यानी कि नंबर 4 पे संसाधन का चौथा पार्ट कौन सा है, विकास के आधार पर संसाधन। इसको भी आगे चलकर 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले देखते हैं संभावी संसाधन। अब संभावी संसाधन कौन से संसाधन होते हैं, वे संसाधन मान लो किसी क्षेत्र या किसी राज्य में या किसी देश के किसी भाग में वे संसाधन उपलब्ध तो हैं लेकिन उनका भी उपयोग नहीं किया जा रहा हो, यानी संभावना है कि संभावित संसाधन क्या है कि संभावना है उनको आने वाले समय में उपयोग कर सकते हैं, तो ये संसाधन संभावित संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि अब हम गुजरात या राजस्थान को हम ले सकते हैं। राजस्थान जैसे कि राजस्थान में क्या है कि गर्मी बहुत पड़ती है और जो हवा है वहाँ वही बहुत तेज चलती है, तो इसमें क्या अगर गर्मी तेज है, सूरज की किरणें या धूप तेज पड़ती है, तो हम क्या कर सकते हैं वहाँ सौर ऊर्जा लगा सकते हैं, सौर ऊर्जा, ठीक है। या हवा तेज चलती है तो उधर पवन ऊर्जा लगा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये पहाड़ी इलाके हो गए, जैसे कि उत्तराखंड वगैरह, अरुणाचल, हिमाचल, इन प्रदेशों में ये पहाड़ी इलाके हैं, तो इधर भी हवा खूब ठीक चलती है, तेज चलती है, तो इधर क्या है हम पवन ऊर्जा लगा सकते हैं इन क्षेत्रों में। लेकिन राजस्थान, गुजरात या और बाकी राज्य, इनमें अभी हमने सौर ऊर्जा के प्लांट या पवन ऊर्जा के प्लांट बहुत कम लगाए हैं, तो किस संसाधन के संभावित संसाधन सरकार चाहे तो आने वाले समय उपयोग कर सकती है, लेकिन अभी या तो उपयोग का बहुत सीमित मात्रा में किया है या नहीं के बराबर ही किया है, तो ये संसाधन कहलाते हैं संभावित संसाधन, जिनकी आशा है कि हम आने वाले समय में उनको उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं विकसित संसाधन। नंबर 2 आता है विकसित संसाधन। अब विकसित संसाधन क्या होते हैं कि वे संसाधन जो जिनकी जांच हो चुकी है कि उनकी खोज हो चुकी है, सर्वे हो चुकी है कि वो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनकी मात्रा कितनी है, उसकी माल की क्वालिटी कितनी है। मान लो उदाहरण के लिए, मान लो हरियाणा में एक सर्वे किया और उसके बाद पता चला कि हरियाणा किसी जिले में या किसी क्षेत्र में भाई कोयला पाया जाता है, ठीक है। तो इस सर्वे की इसके बाद हमें पता चलेगी इसमें कि कोयला इस क्षेत्र में पाया जाता है, तो उसमें उसके बाद फिर आगे देखेंगे, उसे जांच करेंगे उसकी क्वालिटी क्या है, कोयला कितना अच्छा है, कितनी भंडार है इधर इस क्षेत्र में, या कितने साल तक उसको निकाल सकते हैं। तो वे ये संसाधन कराते हैं विकसित संसाधन, यानी कि वे संसाधन जिनका हम खोज कर चुके हैं, जिनके भी जांच कर लिए कि वे संसाधन उनकी क्वालिटी कितनी है या कितने समय तक चलेंगे, उनको लेकर में कितना खर्चा आएगा, ये संसाधन कराते हैं विकसित संसाधन। उसके बाद आते हैं भंडार संसाधन। नंबर 3 पे क्या आता है भंडार संसाधन। अब भंडार संसाधन क्या होते हैं कि कुछ संसाधन किसी क्षेत्र में उपलब्ध तो हैं, लेकिन हमारे उनको निकालने के लिए हमारे पास तकनीकी या टेक्नोलॉजी या उसको हम बोल सकते हैं ज्ञान नहीं है, तो वे संसाधन कहलाते हैं भंडार संसाधन। जैसे कि मान लो उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र में कोयला है, या मान लो पेट्रोलियम या सोना चांदी कुछ भी निकला, मान लो सोना, मान लो अब सोने दूध लिया जमीन में, अब जमीन में तो है लेकिन हमें पता भी है भाई क्षेत्र में मान लो हरियाणा या किसी पंजाब राजस्थान या किसी क्षेत्र में भाई सोना तो पाया गया है, अब लेकिन उसको निकालने के लिए हमारे पास तकनीकी नहीं है, यानी कि टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो संसाधन क्या है भंडार संसाधन, यानी कि अभी वो भंडार या स्टोर के रूप में अगर आने वाले समय में हमारे पास टेक्नोलॉजी तकनीकी आएगी तो हम उसको उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है संचित संसाधन। अब संचित संसाधन क्या होते हैं, अब संचित संसाधन देखते हैं एक बार इसमें क्या होता है। संचित संसाधन क्या होते हैं, संचित संसाधन वे संसाधन होते हैं या तो उन वे संसाधन हमें पता है कि किसी क्षेत्र या किसी पर्टिकुलर एरिया में उपलब्ध तो है, यानी कि वो है तो सही उधर, लेकिन या तो उनका अभी उपयोग नहीं किया गया है या किया गया है तो बहुत ही कम किया गया है, तो वे संसाधन क्या होते हैं संचित संसाधन। जैसे कि
भाई नदी है, नदी घाटी परियोजना जिसको हम बोलते हैं बहुउद्देश्य परियोजना है, जिसपे नदी को हम डैम बनाते हैं, ठीक है, डैम बनाते हैं। तो अब भारत में नदियाँ तो बहुत सारी बहती हैं, लेकिन हमें डैम है जो जिसको हम बांध बोलते हैं, बांध बहुत कम नदियों बनाए गए। तो क्या है कि संचित संसाधन है वे, यानी कि या तो उनका उपयोग हमारे पास टेक्नोलॉजी था भाई, हम डैम उस नदी के ऊपर पानी, नदी के पानी स्टोर कर सकते हैं और डैम बना सकते हैं, हमारे पास तकनीकी तो है, लेकिन या तो हम उसका उपयोग कम किया है या उसको नहीं के बराबरी कर रहे हैं। तो क्या डैम बना रखे, जैसे कि बहुत कम डैम बनाए हम नदियों पे, जैसे कि भाखड़ा डैम होगा, भाखड़ा नंगल डैम हो गया, ठीक है, नागार्जुन सागर डैम हो गया, तो ये डैम अभी बनाए हैं। तो ये क्या है, इन डैम को बनाने का उद्देश्य क्या होता है, ये होते हैं बहुउद्देश्य परियोजनाएं। अब इनका लाभ क्या होता है वो वैसे इस चैप्टर में है तो नहीं, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं याद करने के लिए। बहुउद्देश्य परियोजना क्या होती है, मान लो हमने किसी नदी पे पानी स्टोर करने के लिए कोई डैम बनाया मान लो, ठीक है, ये डैम बना दिया मान लो। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, कृषि कार्य में उपयोग कर सकते हैं, पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इस कारण इसको बोलते हैं बहुउद्देश्य परियोजना, यानी कि एक डैम बना के उसके जल को हम अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग कर सकते हैं, कंपनी एरिया में उपयोग कर सकते हैं, पीने के लिए भी, पशुओं के लिए भी, खेती के लिए भी, ठीक है, बिजली उत्पादन कर सकते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं बहुउद्देश्य परियोजना, ठीक है। समझ गए होंगे यहाँ पे संचित क्या होता है, संचित संसाधन। कि संचित संसाधन वे संसाधन है जो किसी क्षेत्र में उपलब्ध तो है, हमारे पास तकनीकी भी है उन संसाधनों को बनाने के लिए, उन संसाधनों को निकालने के लिए, लेकिन या तो हमें बहुत कम बनाए या आने वाले समय उम्मीद है कि हम उनको और ज़्यादा उपयोग में ला सकते हैं, या किसी क्षेत्र में कोई कोयला पेट्रोल निकला है, ठीक है, तो हमें पता तो है भाई इस क्षेत्र में संसाधन निकला है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी भी हम उसको निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम उनको या तो हम निकाल नहीं है या हमने बहुत कम ही मात्रा में निकाला है। जैसे कि डैम का उदाहरण है, भाई भारत में या नदियाँ तो बनी रहती हैं, लेकिन हमने कुछ ही नदियों पर डैम बनाए। अगर हम हमारे पास ऐसा थोड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है भाई, मैं जो मान लो 10 डैम बनाए या ज़्यादा बनाए या कुछ इससे कम है, जो डैम बनाए वो बनाए तो टेक्नोलॉजी तकनीकी से आई, लेकिन वो हमने बनाए बहुत कम मात्रा में, इसलिए उनको हम बोलते हैं संचित संसाधन, ठीक है। तो ये वीडियो को 1 पार्ट में यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसके बाद नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वीडियो के अगले पार्ट में देखेंगे मृदा के प्रकार, भूनिम्नीकरण, ठीक है, संसाधन नियोजन क्या है, इसकी क्यों जरूरी है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।